नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सेक्रेटरीट ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय। जैसा कि आपको पता ही है कि वर्तमान समय में सरकार की कार्यवाही चलाने के का दायित्व सरकारी अधिकारियों का है। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की कार्रवाई को सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक सचिवालय एवं नागरिक सेवाएं होती है, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता भी इसके छठे अंग अर्थात सचिवालय पर निर्भर करती है। तो इससे पहले हमने इसके 5 अंगों के बारे में पढ़ा था, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और और भी उसके बारे में यानी कार्य, उसके फंक्शंस और उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेक्रेटरीट की रचना, उसके कार्य, उसकी शक्तियाँ। तो ये सब पढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। तो चलते हैं यूएनओ के जो सेक्रेटरीट है उसके बारे में विस्तृत से जानने की कोशिश करते हैं, उनके महासचिव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय विचारक हुए हैं वेडनबोस तथा होगन ने कहा है कि सचिवालय के कारण ही महासभा अथवा सुरक्षा परिषद समय समय पर मिलने वाली संस्था मात्र न रहकर एक स्वायी संगठन बन पाई है। तो ये स्वायी नहीं है, ये स्थायी संगठन बन पाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मुख्य शक्ति का वह केंद्र है जिसके बिना संयुक्त राष्ट्र संघ के संचार और समन्वय असंभव है। यानी वेडनबर्ग और होगन क्या कहते हैं कि सचिवालय ये एक ऐसी कड़ी है जिसमें जो ये निर्धारित करता है कि महासभा और सुरक्षा परिषद है वो सिर्फ एक बैठक करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी संगठन बनकर रह पाती है। यानी ये दोनों एक स्थायी संगठन बन के रह पाती है, क्योंकि दोनों के बीच की कड़ी का काम सचिवालय करता है और दोनों में जो कर्मचारी वर्ग है उसकी आपूर्ति करना, उसके मीटिंग का डिज़ाइन करना, यानी लगभग सभी जो अधिकारियों से रिलेटेड जो काम होते हैं वो यूएनओ की सेक्रेटरीट के द्वारा ही किए जाते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मुख्य शक्ति का केंद्र है, यानी पॉइंट ऑफ पावर है, जिसके बिना संयुक्त राष्ट्र संघ में संचार और समन्वय असंभव है। यानी इस सेक्रेटरीट के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ में न तो संचार हो सकता है और न आपस में कोऑर्डिनेट बैठ सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अंग के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, द सेक्रेटरीट। इसकी रचना से पहले लीग ऑफ नेशन में सचिवालय की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। जब राष्ट्र संघ के चार्टर को तैयार किया जा रहा था तो उस समय सुसंगठित सचिवालय की स्थापना पर अधिक बल दिया गया। सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्मान में वृद्धि करने हेतु यह व्यवस्था की गई कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के किसी विशेष अंग के प्रति उत्तरदायी न होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी यह भी तय किया गया कि जो कर्मचारी और जो अधिकारी होंगे वो किसी एक, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, बल्कि संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसमें अनेक विशेषज्ञ इस विश्व संस्था का मार्गदर्शन कर रहे थे। यानी बहुत सारे जो विशेषज्ञ थे वो सचिवालय निर्माण में अपना योगदान दे रहे थे। तो सचिवालय की रचना, कंपोजिशंस ऑफ सेक्रेटरीट। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय की संरचना एकात्मक है, यूनिटरी है, यानी ऊपर से नीचे एक हायरार्की सिस्टम में
इसको स्थापित किया गया है। संघ का जो चार्टर है उसका जो 15वां अध्याय है उसमें, यानी जो 15वां अध्याय है उसमें तथा धारा जो चार्टर के अनुच्छेद 97 से 101 के बीच में, जहां जो 15वां अध्याय है उसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो धारा 97 के अनुसार 97 के अनुसार सचिवालय में एक, या सचिवालय में एक महासचिव और संघ की आवश्यकता के अनुसार अन्य कर्मचारी होंगे। यानी धारा जो 97 है वो ये कहती है कि इसके संचालन के लिए या सचिवालय में एक महासभी सभा और आवश्यकता के अकॉर्डिंग जितने भी आवश्यक होंगे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। महासचिव की नियुक्ति, महासभा की नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सहमति पर राज्यसभा की सिफारिश पर राज्यसभा के द्वारा की जाएगी। यानी नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की जो सिफारिश है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाएगी। यानी कोई भी जो महासचिव है उसकी नियुक्ति से पहले सुरक्षा परिषद उसके नाम की सिफारिश करेगा और फिर महासभा उसकी नियुक्ति करती है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव है जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और इनकी नियुक्ति जो पुर्तगाल से हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं वो पुर्तगाल से हैं और इनकी नियुक्ति जनवरी 17 यानी 1 जैन 17 से अब तक है, यानी अब तक इनका कार्यकाल चल रहा है। तो इनका ये पहला ही कार्यकाल है। साधारणतः 2-2 कार्यकाल के लिए महासचिव की नियुक्ति की जाती है। तो 15वां अध्याय सेक्रेटेरिएट की स्थापना से संबंधित है। धारा 97 से 101 तक महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, या सिफारिश भी शब्द आएगा, की सिफारिश पर महासभा करेगी। और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस 2017 जनवरी से अब तक इस पद पर बने हुए हैं। ये लगभग 10वें व्यक्ति है। पहले व्यक्ति ग्लेडविन जेव थे, वो एक्टिंग थे, इंग्लैंड से थे। एक्टिंग का मतलब कार्यकारी थे, लेकिन उनको गिना जाता है। तो ये यदि रेगुलर माने जाएं तो ये 9वें सदस्य हैं, 9वें व्यक्ति हैं, और यदि कार्यकारी को भी साथ शामिल कर लिया जाए तो ये 10वें व्यक्ति हैं जो इस पद पर बैठे हैं। कर्मचारियों का चयन है, अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सनल। इनकी नियुक्तियां करते समय 2 बातों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये कोई इनकी नियुक्ति करना कोई सरल काम नहीं है। और 2 बातें कौन कौन सी है? प्रथम तो ये है कि चार्टर में ये व्यवस्था की गई है कि सेवी वर्ग की बहाली में उनकी कार्य क्षमता, ईमानदारी को ध्यान में रखा जाएगा। यानी व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए और कार्य क्षमता उसकी होनी चाहिए, कार्य करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। दूसरी जो पक्ष है या दूसरा जो ध्यान रखने की बात यह है कि सारे विश्व के नागरिकों को इसमें स्थान दिया जाएगा, ऐसी कोशिश की जाती है, क्योंकि यूएनओ है वो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि विश्व के सारे नागरिकों का प्रतिनिधित्व, या उनमें सभी स्थानों से एक दो सभी लोग जो कर्मचारी हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। सिद्धांत महासचिव ही सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनका हटाने का अधिकार रखता है। यानी महासचिव है वो ही कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और उसको हटाने का अधिकार रखता है। लेकिन व्यवहार में हम देखा जाए तो नियुक्ति के दौरान महासचिव है वो जिस देश से, जैसे भारत को किसी को नियुक्त करना है तो भारत की सरकार से उसको सलाह लेनी पड़ेगी। तो अंततः ये मामला वहीं आ जाता है कि सदस्य राज्य यदि चाहेगा वो ही नागरिक है वो उसके अंदर स्थापित हो सकता है, यानी
वही नागरिक उसके सेवी वर्ग में यानी नौकर साहब बन सकता है। ये क्लोज है वो धारा 101 में, यूएनओ के चार्टर के 101 में रखी गई है। ईपी चेज ने कहा है, ईपी चेज काफ़ी इसके बारे में बोलते हैं। ईपी चेज ने यूएनओ को की जो सुरक्षा परिषद है उसको हार्ट कहा था हमने पिछले वीडियो में, यानी हृदय माना है, ऐसी कुंजी माना है। तो ईपी चेज है वो सेक्रेटरीट की नियुक्त कार्य जो कर्मचारी है उनके बारे में बोलते हैं कि व्यवहार में राष्ट्रीय सरकारों के मनोनयन पर ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जाती है। यानी जो राष्ट्रीय सरकारें होती है सदस्य देशों की, वो जिसको मनोनीत करते हैं उसी की नियुक्ति है, वो मुख्य जो प्रमुख जो पद हैं उन पर नियुक्त किए जाते हैं। तो योग्यता और भौगोलिक प्रतिनिधित्व को एकमात्र सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी हमने कहा कि ये दो कार्य क्षमता और सब विश्व के दूसरा जो है वो एकमात्र हम सिद्धांत इसको नहीं मान सकते हैं, क्योंकि क्योंकि व्यवहार में आज नियुक्तियां और पदोन्नतियां भौगोलिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के विस्तार पर थोड़ी रोक लगाई गई है। यानी जो ये दोनों थे उन पे थोड़ी रोक लगा दी गई है। इससे जो H.B. निकोल्स ने भी इसे स्वीकार किया है। H.B. निकोल्स नाम के एक विद्वान है, उसने भी इसको स्वीकार किया है कि वर्तमान में ये दोनों नियम है वो थोड़े से कमज़ोर पड़ने लग गए हैं। तो ये कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रोसेस थी। सचिवालय के विभाग, डिपार्टमेंट्स ऑफ सेक्रेटरीट, जैसा कि आपको पता ही है कि हर देश में शासन चलाने के लिए एक पोर्टफोलियो सिस्टम है। पोर्टफोलियो यानी विभाग सिस्टम है। यानी जैसे हमारे भारत में ही ले लेते हैं तो भारत में एक रक्षा विभाग है, एक गृह विभाग है, एक वित्त विभाग है। उसी तरह अलग अलग विभागों में बांटा गया है। उसी तरह यूएनओ के जो सेक्रेटरीट है उसमें भी उसको भी 8 भागों में विभाजित किया गया है। 8 भागों में विभाजित किया गया है और हर एक विभाग है वो सहायक महामंत्री, सेक्रेटरी जनरल, यानी जो सेक्रेटरी जनरल है उसका जो एक सहायक की नियुक्ति की जाती है तो उसके अधीन रहती है। यानी असिस्टेंट, यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आएगा तो सेक्रेटरी जनरल का एक सहायक महामंत्री होता है, यानी एडिशनल बोल सकते हैं या उसको हम असिस्टेंट बोल सकते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के अधीन एक विभाग काम करता है। तो इसके विभाग 8 हैं। 8 विभागों में मुख्यतः बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला विभाग है वो सुरक्षा परिषद से संबंधित विभाग है। यानी इसमें सुरक्षा परिषद है उससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, उतनी जितनी उनकी मीटिंगें होती है, उनके मिनट्स होते हैं, वो सारा काम इसके तहत किया जाता है। दूसरा कानूनी विभाग है, यानी कानून से संबंधित, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर इंटरनेशनल लॉ है उससे संबंधित जितने भी कार्य है वो कानूनी विभाग के द्वारा किए जाते हैं। आर्थिक विषय संबंधी विभाग, यानी तीसरा है वो फाइनेंशियल जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड है। और तीसरा है वो सामाजिक विषयों से, आर्थिक एवं सामाजिक विषय परिषद है, उसके लिए 2 विभाग, आर्थिक और सामाजिक विषय विभाग 2 विभाग, क्योंकि उसका काम बहुत व्यापक है। तो लोक सूचना विभाग और एक पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। न्याय एवं न्यास क्षेत्रों तथा अस्वशासित जो क्षेत्र हैं, आजकल इसका महत्व बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब न्यास क्षेत्र कुछ बचा ही नहीं है। वर्तमान में ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है जो स्वशासित नहीं है, तो इसका काम बहुत कम हो गया है। सम्मेलन तथा सामान्य सेवाएं, यानी जो कॉन्फ्रेंस और अन्य जो सेवाएं हैं उनके लिए एक विभाग है। और टेक्निकल सहायतार्थ प्रशासन विभाग, यानी तकनीकी सहायता के लिए भी एक अन्य जो अंग हैं उनको तकनीकी सहायता के लिए भी एक विभाग का निर्माण किया गया है। इन सभी विभागों के अनेक उपविष्ट यानी उप विभाग भी बनाए गए हैं, यानी सब डिपार्टमेंट भी इनके बनाए गए हैं। उप विभाग है, यहाँ उप विभाग भी बनाए गए हैं।
तो फरवरी 1992 को संगठन के 12 विभागों को बंद करने और उनका कार्य दूसरी इकाई को सौंपने की घोषणा श्री बुतर्स घाली ने की थी, जो यहाँ इनके महासचिव थे बुतर्स घाली। तो उनको बंद करने की उन्होंने अपील की थी कि बहुत ज़्यादा प्रशासन हो गया है, क्योंकि उनका मानना था कि इतने सारे कर्मचारी और डिपार्टमेंटों में बहुत खर्चा आएगा और लगभग यदि हम 20 से 25% कर्मचारियों को कम कर दें तो यूएनओ और भी अच्छी तरह से काम कर सकता है, क्योंकि बजट संबंधित प्रॉब्लम्स है वो यूएनओ के सामने हमेशा ही रहती है। तो नेक्स्ट, कर्मचारियों की सेवा शर्तें। तो क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय अंतर्राष्ट्रीयता का प्रतीक है, यानी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय का प्रतीक है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवाओं और नौकरशाही की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। यानी जो व्यक्ति इसमें नियुक्त होता है वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवा और नौकरशाही पर काम करता है, यानी जिसका कोई राष्ट्र नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है। सचिवालय के कर्मचारी अपने काम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही को अमूर्त भावना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इसके जो सचिवालय के कर्मचारी है वो अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही की जो अमूर्त भावना है को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण, यानी जो दिखती नहीं है, यानी जो मैं जैसे कोई व्यक्ति या आप वहाँ नियुक्त होंगे तो आप है वो पूरे विश्व के लिए काम करोगे, किसी राष्ट्र के लिए काम नहीं करोगे। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्र तो दिखता है लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय भावना है वो दिखती नहीं है, तो उसको साकार करने का काम है वो इनके कर्मचारियों का होता है। विश्व संगठन के प्रति उनकी वफादारी और ईमानदारी सचिवालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। यानी जो वो जितने ईमानदार होंगे, वफादार होंगे, तो ही सचिवालय है वो अपने उद्देश्य प्राप्त कर सकता है, क्योंकि विश्व के नागरिक जब वो नियुक्त होते हैं तो वो विश्व के नागरिक होते हैं, किसी राष्ट्र के नागरिक नहीं रहते हैं। सचिवालय के कार्य करने के से पहले कर्मचारियों को विश्व संस्था के प्रति निष्ठावान होने की शपथ भी लेनी पड़ती है, क्योंकि ये वहाँ जाके काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक व्यक्ति को उस लेवल तक ऊपर उठना पड़ता है कि अब मैं किसी स्वार्थ से या किसी देश के दबाव में नहीं आऊँगा या किसी राष्ट्रीय हितों के प्रति मैं काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं अंतर्राष्ट्रीय हितों के प्रति काम करूँगा। तो वहाँ तक पहुँचना, और फिर उसको पता होता है कि कोई कर्मचारी आज वहाँ जाता है तो कल को वापस अपने देश लौटेगा, तो उसको अपनी सरकार का भी प्रेशर रहता है उस पर, तो या इससे ऊपर उठ के काम करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए उसे शपथ भी लेनी पड़ती है। तो शपथ कौन ओथ कैसी होती है, तो प्रत्येक कर्मचारी को पद प्राप्त करने से पूर्व शपथ लेनी पड़ती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रति पूर्ण वफादारी से कर्तव्य का पालन करेगा, पूर्ण वफादारी से कर्तव्य का पालन करेगा तथा निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का पालन करेगा। वह किसी बाहरी के दबाव अथवा निर्देश को नहीं मानेगा। यह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति पद प्राप्त कर लेने से अपने राष्ट्र की राष्ट्रीयता से तो वंचित नहीं होता, लेकिन वह केवल संघ के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी ये शपथ लेता है कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी पूर्ण निष्ठा और वफादारी के साथ कर्तव्यों का पालन करूँगा और निष्ठापूर्वक अपने दायित्व जो मुझे सौंपे जाएंगे उनका पालन करूँगा, किसी बाहरी दबाव अथवा निर्देश में को नहीं मानूंगा। ऐसी शपथ लेनी पड़ती है, क्योंकि ये तो है नहीं कि किसी ने वहाँ ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब उसके देश की राष्ट्रीयता उसको ख़त्म हो गई है, ऐसा तो होता नहीं है, राष्ट्रीयता उसकी बनी रहती है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं किसी के दबाव अथवा निर्देशों के तहत, यानी अपने देश या राष्ट्र की सरकार के दबाव और निर्देशों में नहीं आऊँगा और अपनी ईमानदारी से काम करूँगा। तो ऐसी शपथ है वो लेनी पड़ती है। उन्मुक्ति एवं सुविधाएं, यानी जो कर्मचारी है उनको बहुत सारे सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी उन्मुक्तियां मिलती हैं, इम्यूनिटीज़ बोलते हैं उन्मुक्तियों को। तो ये मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती है। कौन कौन सी मिलती है, जैसे सचिवालय के जो पदाधिकारी हैं को क्षेत्राधिकार से संबंधित छूट मिलती है। क्षेत्राधिकार से संबंधित छूट मिलती है उन्हें विवाद के पक्ष या गवाह के रूप में, यानी विवाद के पक्ष और गवाह के रूप में किसी स्थानीय न्यायालय के सामने तब तक उपस्थित नहीं किया जा सकता जब तक सचिवालय का अध्यक्ष यानी जो महासचिव है
वो उसे वहाँ जाने की सहमति नहीं देता है। यानी डायरेक्ट आप किसी को पकड़ के न्यायालय के सामने नहीं ले जा सकते। यदि वो कोई अपराध करता है या उससे जाने अनजाने कोई गलती होती है तो वो किसी अपराध या उस किसी गवाह के रूप में भी उसको पेश नहीं किया जा सकता कि ये वहाँ खड़ा था, इसने ये देखा है, तो एज ए एविडेंस इसको प्रस्तुत किया जाए, ऐसा नहीं होता है। सचिवालय के पदाधिकारियों तथा अन्य सदस्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी जाती है, यानी उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी रहती है। उन्हें न तो बंदी बनाया जा सकता है, यानी उसको बंदी बनाने से पहले आपको महासचिव की परमिशन लेनी पड़ेगी, और न ही उसको ज़बरदस्ती कहीं रोका जा सकता है। यानी ये नहीं है कि आप यहाँ बैठो या आप कहीं जा रहे हो तो आपको वो रोक नहीं सकते हैं, किसी कारणवश ही रोक सकते हैं, और उससे पहले महासचिव की परमिशन भी लेनी पड़ती है। और जहाँ तक संपत्ति संबंधी उन्मुक्ति है उसका प्रश्न है, तो संपत्ति से संबंधित जो उनकी संपत्ति है उसमें प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स जैसे कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ जो संगठन से संपत्ति पर भी जो संगठन से प्राप्त होती है उनको जो सैलरी पर है वो भी कर मुक्त होती है, उस पर भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। सचिवालय के सदस्यों को विशेष वीज़ा और पासपोर्ट का उपयोग, यानी उनको विशेष वीज़ा और पासपोर्ट दिया जाता है, यानी वो किसी भी देश में यूएनओ के काम के लिए जा सकते हैं। टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो सेवा, घरेलू खपत की वस्तुओं का आयात भी कर सकते हैं। टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो सेवा यूज कर सकते हैं। और जो घरेलू सामान की आयात, जैसे कोई इंडियन वहाँ सेट हो जाता है तो उसको अपने क्या है कि स्पाइसी ज़्यादा हैं तो मिर्ची खाने का शौक, और लाल मिर्च वहाँ यदि न मिले तो वो यहाँ से आयात कर सकता है, और वो जब आयात करेगा तो उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। और ऐसी सारी जो मान लो सेवाएं हैं या सुविधाएं हैं उनके पत्नियों और बच्चों को भी मिलती है, कि उनको भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पहले महासचिव से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब भी उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जा सकती है। अब देखते हैं उसके कार्य, प्रशासकीय कार्य, फंक्शंस ऑफ यूएन सेक्रेटेरिएट। तो प्रशासकीय कार्य का मतलब सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और विभिन्न अंगों द्वारा स्थापित समिति तथा आयोगों के उचित संचालन के लिए प्रशासकीय सहायता देता है। चार्टर के अनुसार सचिवालय आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद आदि को आवश्यकता पड़ने पर उचित प्रशासकीय वर्ग प्रदान करेगा, यानी सेवी वर्ग, कर्मचारी उपलब्ध कराना। जो प्रशासकीय आवश्यकता, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प है, वो सभी अंगों की सचिवालय करता है। आंकड़ों तथा सूचनाओं का संग्रह करना, कलेक्शंस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी जो यूएनओ है वो उसके जो कर्मचारी है वो आवश्यक आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन एकत्रित करते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्राधिकार में आने वाली प्रत्येक समस्या से संबंधित आंकड़े और सूचनाओं का संग्रह करते रहते हैं। जो सचिवालय विश्व की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य, श्रमिक, स्त्रियों, बच्चे, जनसंख्या, मानव अधिकार, हाउसिंग समस्या आदि की समस्याओं से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है। यानी विश्व में कहीं भी कोई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य, स्त्रियों की समस्या, बच्चों की समस्या, मानव अधिकार से संबंधित समस्या हो, या फिर कहाँ कितना क्या कुछ हो रहा है, उसके आंकड़े लगातार इकट्ठे करते रहता है। सचिवालय आंकड़े और सूचना एकत्रित करने के विभिन्न समस्याओं पर अपनी रिपोर्ट भी पेश करता रहता है। यानी तो निकोल्स इस बारे में कहते हैं कि जिन क्षेत्रों में सूचनाओं की आवश्यकता होती है तथा जहां ये अपना प्रभाव दिखा सकती है वहां सूचना उपलब्ध करवा कर संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी अति महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। यानी जहां भी इनकी आवश्यकता हो तो वे अपना प्रभाव दिखाकर, जैसे भारत से कोई आंकड़ा डेटा लेना है, आजकल चीन से आंकड़े डेटा लेना है कि कोरोना वायरस कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो चीन पे दबाव देके वहाँ से डेटा इकट्ठे वो कर सकते हैं। तकनीकी सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग द टेक्निकल हेल्प, यानी दूसरे अंग हैं उनको जो तकनीकी सहायता है वो भी करवाता है। साथ ही साथ जो पिछड़े वर्ग देश हैं, विकासशील देश हैं, जो अनेक तरह के विकास कार्यक्रमों में तकनीकी विशेषज्ञ भी भेजता है, यानी अपने जो टेक्निकल हेल्पर है वो भी भेजता है ताकि वित्तीय साधनों का उचित प्रयोग हो सके। क्योंकि इन देशों में जो पिछड़े देश हैं वो अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, या फिर यूं कहें कि जो उनको अनुदान मिला है उनका सही रूप से
यूज कर सके, इसलिए अपने टेक्निकल जो पर्सन्स होते हैं उनको वो भेजते हैं। कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कोऑर्डिनेशंस का काम करता है सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों तथा जो विशिष्ट अभिकरण है, जैसे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, विश्व डाक सेवा संस्थान, जो ऐसी जो संस्थाएं हैं उनमें, और साथ ही साथ जो उसके जैसे 5-6 जो इम्पोर्टेंट अंग हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करने का काम भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़, यानी जो विश्व में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, समझौते होते हैं, तो उनको पहले संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में पंजीकरण करवाया जाता है, रजिस्टर करवाया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सचिवालय सभी संधियों और समझौतों को प्रकाशित करने के लिए जिम्मेवार है, यानी इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं कोई संधि समझौता है तो उसको प्रकाशित करना, उनको रजिस्टर करना, ये इसका कर्तव्य होता है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बैठकों के लिए सामग्री जुटाना, यानी विभिन्न जो बैठक होती है, चाहे वो सामाजिक आर्थिक परिषद, महासभा की हो, सुरक्षा परिषद की हो, न्यास परिषद की हो, तो इनकी बैठकों के लिए या फिर संघ के अन्य विभिन्न अंगों और अभिकरणों की जो बैठकें हैं उनके लिए अनेक सेवाएं ये प्रदान करते हैं। उनके लिए सामग्री, प्रलेख, यानी जो डेटा है, सामग्री है, मटेरियल्स हैं, वो सारे कुछ सप्लाई करने का काम भी सचिवालय का रहता है। यानी सचिवालय एक तरह से वो शरीर के रक्त की तरह काम करता है। जिस तरह प्रत्येक अंग है अपने शरीर का, तो उसमें को ऑक्सीजन देना, उसको पोषण देना, तो सारे काम है वो इसी का है। यानी WBC RBC इसके कर्मचारी हैं, वो WBC RBC की तरह पूरे पूरे जो UNO है उसमें दौड़ते रहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रुधिर, शरीर में रक्त का काम है, वो सेक्रेटरीट करता है। ईगल्टन ने इसके योगदान के बारे में, इसके महत्व के बारे में कहा है कि यह संचार केंद्र अधिकारी के यह है संचार केंद्र अथवा नाड़ी केंद्र है। अधिकारी यह संचार केंद्र अथवा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, तो ये संचार केंद्र अथवा नाड़ी केंद्र है। ये संचार केंद्र अथवा नाड़ी केंद्र है जो ये संचार केंद्र अथवा नाड़ी केंद्र है अथवा नाड़ी केंद्र है जो संघ के विभिन्न अंगों को परस्पर जोड़ता है। यानी जैसे न्यूरॉन्स अपने शरीर में, इंगल्टन क्या कहता है, जैसे हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरह, उसी की वजह से पूरे अंगों पर कंट्रोल रहता है हमारा, तो उस न्यूरॉन्स का काम है वो ईगल्टन के अकॉर्डिंग करता रहता है। थैंक यू। ये आज का अपना एक छोटा सा चैप्टर था जिसको हमने किया है। नेक्स्ट हम महासचिव के बारे में, जनरल सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो ये ज़रूरी काम है। थैंक यू, धन्यवाद।